दे, देखिए इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। आपको अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर आवाज़ नहीं सुनाई दी तो थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट में करेंगे। देखिए एम जलवायु है कोपेन के अनुसार, तो ये कोपेन ने आपको जलवायु का वर्गीकरण जो बताया था ना, तो कोपेन ने तीन चार चीजें ली थी। एक तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु सवाना जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा जो है अन्य जलवायु प्रकारों में इन्होंने क्या किया था, बांटा था पृथ्वी को, है ना। तो इस प्रकार से ये जो जलवायु प्रदेश थे, तो इसमें इन्होंने एम जो जलवायु दिया था वो आपका किसको दिया था, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को। किसको दिया था, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को आपका इन्होंने क्या दिया था, एम जलवायु का है ये कहा था। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को इन्होंने क्या कहा था, एफ कहा था, ठीक है ना। और सवाना जलवायु को इन्होंने क्या कहा था, AW कहा था, ठीक। तो इस प्रकार से अगर मरुस्थलीय जलवायु को इन्होंने, ये मरुस्थलीय वाली आती है आपका बी, बी जलवायु में, है ना। तो यहां पे जो क्वेश्चन है कि एम जलवायु है तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और कोपेन ने क्या माना था, कोपेन ने तीन चीजें मानी थी। एक तो एक तो मेन माना था, वर्षा को माना था, उसके बाद तापमान को माना था, और चौथे में आपका माना था प्राकृतिक प्रदेश को। प्राकृतिक जो वनस्पति होती है ना के प्रदेश को माना था, ठीक है ना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यह है कि कोपेन ने जो है प्राकृतिक वनस्पति के प्रदेश के आधार पर जो है क्या किया था, जो है आपका जलवायु का विभाजन किया था। और इन्होंने पूरे विश्व को जो है कब कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा, 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। कितने, 5 जलवायु प्रदेशों में, ठीक है ना, या 5 जलवायु भागों में बांटा था। इसमें से इनका जो है कोपेन का वर्गीकरण कोपेन ने कब किया था, 1900 में। किसने, कोपेन ने। कितने, 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा था पूरे विश्व को, ठीक है ना। इसमें इन्होंने 3 मापक ये लिए थे, ये कोपेन ने लिए थे, और ये क्या थे, आधार थे, ठीक है ना। आधार किसके, कोपेन के, ठीक। इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग बताया। वर्षा यानी वर्षा की मात्रा, मात्रा बताया, और मौसम बताया, ठीक है ना। तापमान में इन्होंने जो है तापमान को भी मुख्य रखा, और प्राकृतिक वनस्पति को। तो कोपेन ने बांटा। कोपेन के बाद जो है कौन आते हैं, थार्नवेट आते हैं। और थार्नवेट ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में क्या जोड़ा, इन्होंने जो है वाष्पीकरण को जोड़ा। यानी थार्नवेट के स्थान पे इन्होंने क्या माना, वाष्पीकरण हो गया, फिर तापमान हो गया, और वर्षा। ये तीन चीजें जो है किसने, थार्नवेट ने। थार्नवेट ने कोपेन के बाद क्या किया, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया, और तीन चीजों को माना, वाष्पीकरण, तापमान और वर्षा को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा आपका कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का मतलब है कि वर्ष पर्यंत वर्षा, यानी वर्ष भर, वर्ष पर्यंत वर्षा। और वर्ष पर्यंत वर्षा कहाँ होती है, वर्ष पर्यंत वर्षा अक्सर होती है भूमध्य रेखीय। देखेंगे तो कौन सा जंगल है, अमेजन बेसिन। और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में हमेशा क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा यानी प्रत्येक क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक होता है भूमध्य रेखीय प्रदेशों का,
और शाम के समय जो है प्रत्येक दिन क्या होती है, मैक्सिमम यानी संवहन के कारण जो है अक्सर वर्षा होती है। तापमान अधिक के होने के कारण क्या होगा, वाष्पन अधिक बनेगा। वाष्प अधिक बनेगा तो जो वहां पे की हवा होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होने के साथ साथ क्या होगी, वो अधिक आर्द्रता ग्रहण करेगी, और जिसके कारण से वो ऊपर क्योंकि क्या होती है, जब हवाएं जो है गर्म और आर्द्र, जब हवाएं क्या होती हैं, वायु, यानी वायु गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र होगी, तो वो क्या होती है, ऊपर उठती है। क्या उठती है, ऊपर उठती है, जिसके कारण से ऊपर उठ के वो क्या होती है, उसका यहां जो है ऊपर उठ के वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में जाएगी। वायुमंडल में क्या होगा, संघनन होगा, और संघनन होके फिर क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक है ना। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो संवहनीय वर्षा अक्सर कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। इसलिए जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु आपकी कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखीय। उष्णकटिबंधीय मानसूनी की बात करते हैं तो मानसूनी यानी मानसून के समय जो है बारिश होती है। ठीक है ना। तो इसे हम एम कहते हैं। मानसून कब बरसते हैं, मानसून अक्सर ग्रीष्म ऋतु में बरसते हैं। ठीक है ना। तो जो मानसूनी वन होते हैं ना, ये ग्रीष्म ऋतु से पहले क्या करते हैं, अपनी पेड़ गिरा देते हैं। तो इसे हम जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तापमान यहाँ भी उच्च रहता है, लेकिन वर्षा क्या होती है, एक फिक्स मौसम में होती है। और एक फिक्स मौसम में ये दोनों प्रदेश है ना, इनमें जो है या तो ग्रीष्म में वर्षा होगी, और या जो है यहाँ यहाँ अगर ग्रीष्म या शीत में वर्षा होगी। यानी शीत ऋतु में या वर्षा होती है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। और मानसूनी वन खिलते हैं, और ये दोनों वन क्या होते हैं, आपके पतझड़ वन अक्सर होते हैं। पतझड़, एक तो ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिराएगा, ग्रीष्म ऋतु में क्या करता है, पतझड़ आता है। और यहाँ जो है शीत ऋतु में, दूसरे में क्या आता है, शीत ऋतु में जो है क्या आता है, पतझड़ आता है। क्योंकि तापमान अधिक रहता है, तापमान अधिक के कारण जो है पेड़ पौधों से क्या होता है, वाष्पन अधिक होगा। वाष्पन अधिक होने के कारण पेड़ पौधे क्या करेंगे, जल क्षति कर लेंगे अधिक, तो जिसके कारण से उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है ये लोग क्या करते हैं कि जल क्षति से बचने के लिए अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा रह देते हैं। इसीलिए इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी वनों में अक्सर जैसे शुष्क ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु से पहले वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसके कारण से कि जो है फिर मानसून आने के बाद जो है उनमें क्या होता है, बसंत आती है, तो यानी नई पत्तियां आती हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु सवाना जिससे हम कहते हैं, इसमें भी क्या होता है कि जब शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु के बाद क्या होता है, शीत ऋतु आती है। तो शीत ऋतु में अक्सर वर्षा कम होती है, इस और पानी की आवश्यकता इनको होती है, क्योंकि तापमान उच्च रहता है। इसलिए जो है ये शीत ऋतु आने से पहले अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो ये आर्द्र और मानसूनी जलवायु की क्या है, विशेषता है। बात करें मरुस्थलीय जलवायु की, तो मरुस्थलीय जलवायु में क्या होता है कि यहाँ पे जो है दो तरह की जलवायु आती है। ठीक है ना। मरुस्थलीय जलवायु भी क्या होती है, दो तरह की। इसको इन्होंने बी में रखा, और एक को इन्होंने बी एच नाम दिया, सॉरी, और दूसरे को दिया इन्होंने बी डब्ल्यू नाम दिया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है, वर्षा जो है अल्प होती है, यानी अल्प वर्षा। क्या होती है, अल्प वर्षा। अल्प वर्षा होती है, तो जिस कारण से जो है क्या होता है, तापमान उच्च रहता है। यहाँ का तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। तापमान अधिक होने के कारण जो है ऋतु क्या रहती है, ऋतुएं जो है क्या रहती हैं, ऋतु जो है एक तो शुष्क रहती है, शुष्क, और क्या रहती है, उष्ण रहती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ का तापमान अधिक होता है। और वनस्पति जो आती है ना, वनस्पति अधिक तापमान में क्या करती है, वाष्पीकरण होता है या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन, अगर तापमान अधिक है, वाष्पोत्सर्जन किस पे निर्भर करता है, तापमान पे। तापमान अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने से बचने के लिए वनस्पति की पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां जो है अक्सर किसका रूप ले लेती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं। किसका, कांटे का रूप लेती हैं। और जिस कारण से जो है ये क्या होता है, जो पत्तियां हैं यहाँ पे किसका रूप लेती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं। और तने क्या होते हैं, तने मांसल होते हैं। ठीक है ना। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मरुद्भिद।
मरुद्भिद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो तने मांसल होते हैं, और इनमें क्या क्या था आपका, कैक्टस हो गया, ठीक है ना, बबूल हो गया, आदि जो है पौधे यहाँ खिलते उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये मरुस्थलीय जलवायु है। इसको कोपेन, यानी कोपेन ने किसे में रखा, कोपेन ने इसको बी नाम दिया। क्या नाम दिया, बी नाम दिया, ठीक है ना। कोपेन के अनुसार ई जलवायु की विशेषता है, तो कोपेन ने अपने ई जलवायु में क्या बताया, इसको ध्रुवीय जलवायु बताया, ठीक है ना। और ये ध्रुवीय जलवायु की क्या विशेषता है, ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु में क्या होता है, तापमान, तापमान कम रहता है आपका, ठीक है ना, कम रहता है। यहां भी दो तरह का आता है, दो तरह की जलवायु रहती है, एक तो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 3 डिग्री से 10, यानी 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान रहता है ना, इसे हम कहते हैं टुंड्रा। यानी 10 डिग्री से क्या रहता है, नीचे रहता है तापमान, क्या रहता है, टुंड्रा क्षेत्र में तापमान जो है हमेशा 10 डिग्री से क्या रहता है, नीचे रहता है, बिलो 10, ठीक है ना। और दूसरी जलवायु आती है शीत जलवायु। क्या आती है, शीत। शीत में तापमान हमेशा क्या रहता है, 0 डिग्री से जो है अक्सर नीचे रहता है तापमान, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है क्या होता है, टुंड्रा में जो है छोटी छोटी घास वाले, छोटी छोटी वनस्पति उगती है, ठीक है ना, और घास होती है। बाकी यहाँ वर्ष भर क्या रहता है, हिमाच्छादित, ठीक है ना। यानी वर्ष भर जो है हिमाच्छादित रहते हैं ध्रुवीय जलवायु के, ठीक है ना। अब इन्हें हम जो है टुंड्रा कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हिमाच्छादित। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु को बी में रखा था कोपेन ने, जो है ना, कोपेन ने 5 जलवायु वर्गीकरण क्या होता है, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। ए में इन्होंने रखा उष्ण थी आर्द्र जलवायु, बी में इन्होंने रखा शुष्क जलवायु, सी में इन्होंने रखा डी में इन्होंने रखा शीतोष्ण उष्ण या शीतोष्ण गए, है ना। और तीसरे में इन्होंने रखा शीत शीतोष्ण जलवायु। चौथे में इन्होंने रखा ध्रुवीय जलवायु, या इसे हम शीत जलवायु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कोपेन ने जो है 5 जलवायु प्रदेश बताए, ए बी सी डी और ई और एफ, है ना। ए में बताया उष्ण आर्द्र जलवायु, बी में बताया शुष्क जलवायु, सी में बताया उष्ण शीतोष्ण जलवायु, डी में बताया किस 3 प्रकार की जलवायु में रखा, जैसे ए एफ हो गया, ए एम हो गया, और ए डब्ल्यू, ठीक है ना। ए डब्ल्यू यानी इसको आप मान सकते हैं शुष्क, ठीक है ना। ए एम को मान सकते हैं मानसूनी या सवाना, ठीक है ना। और ए एफ को मान सकते हैं आर्द्र, ठीक। तो इस प्रकार से ये रखा। बी में भी इन्होंने 2 प्रकार का किया, ठीक है ना। एक तो किया बी एफ एच, बी एफ के, ये तो हो गया शुष्क, ठीक है ना। और दूसरे में आता है बी एफ, दूसरे में आता है बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के, ये अति उष्ण यानी अति उष्ण या अति शुष्क, ठीक है ना। इस प्रकार से बी वाला हो गया। सी में भी इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। तो ये आपके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण थे, ठीक है ना।
तो यानी कोपेन ने जो है इसमें जो है आपके इतना वर्षा जो है क्या होती है, अल्प वर्षा होती है, ठीक है ना। और इसमें अक्सर जो है शुष्क रहता है, अक्सर क्या रहता है, शुष्क, ठीक है ना। और वनस्पति न के बराबर होती है, किसमें, इसमें बी वाले में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के शुष्क जलवायु के वर्गीकरण बी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ये नहीं वाला है, तो आपका इसका आंसर सोना चाहिए उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु भी सही है, बी एस के, और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BWH और BWK, यानी ये चारों जलवायु विशेषताएं किसकी हैं, ये जो है आपका वर्गीकरण के शुष्क, किसकी, शुष्क जलवायु की, ठीक है ना, किसका, कोपेन का। कोपेन के शुष्क जलवायु की ये क्या है, विशेषताएं हैं। BSH हो गया, BSK हो गया, BWH हो गया, BWK हो गया। जबकि ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है ना, ये ए प्रकार की जलवायु है, और ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आता है, यानी ए के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, ए के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो नहीं, नहीं में ये नहीं आएगा, नहीं आता है, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु में वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर निम्नलिखित में उष्ण है और शीतोष्ण है। उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है ना, तो इसमें क्या होती है, कतिपय जगह वर्ष पर्यंत वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है, शीतकाल में अधिक वर्षा, कतिपय जगह वर्ष पर्यंत वर्षा होती है, यानी इसे हम उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं। आर्द्र जलवायु का मतलब हो गया वर्ष पर्यंत वर्षा, यानी आर्द्र, ठीक है ना। ग्रीष्म काल में अत्यधिक वर्षा होगी कतिपय जगह, और कतिपय जगह शीतकाल में क्या होगी, अधिक वर्षा होगी, यानी अत्यधिक और अधिक। तो अत्यधिक और अधिक में इसको हम अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं, जैसे मानसूनी हो गया, और इसे हम जो है किस में रख सकते हैं, इसे हम जो है शीतकाल में अधिक वर्षा, यानी सवाना, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से हम इसे रख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु को वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं जो है क्या है, विशेषताएं सभी हैं, यानी ये विशेषता भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे नहीं जो है गलत है, विशेषता है तो सारी विशेषताएं हैं, यानी इनमें से कोई नहीं, नहीं, ठीक है ना, ये है, समझ में आ गया, इनमें से सभी जो है सही है। शीतोष्ण जलवायु का मुख्य तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो शीतोष्ण जलवायु हैं इसमें जो है मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं, आपके कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन, कोणधारी। और कोणधारी कैसे वन होते हैं, ये जो है आपके सदाबहार वन होते हैं, और क्या शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। शीतोष्ण जलवायु माने यानी शीतोष्ण जलवायु का तात्पर्य यह है कि तापमान, तापमान क्या रहता है, औसत वार्षिक जो है कितने के मध्य रहता है, लगभग लगभग लगभग, ठीक है ना। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा क्या होती है, मध्यम वर्षा, ठीक है ना। तो ये है, कोणधारी वन के वृक्ष कैसे होते हैं, जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ब्लू पाइन हो गया आदि, ठीक है ना। तो ये है मानसून, ठीक है ना, यानी ग्रीष्मकाल क्या रहता है यहाँ, ग्रीष्मकाल यहाँ शुष्क रहता है और उष्ण रहता है, और यानी
मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ग्रीष्मकाल शुष्क और उष्ण रहता है, मानसूनी वर्षा होती है, और क्या होता है, पतझड़ होता है इनमें, ठीक है ना। और इनके मुख्य पेड़ हैं, साल हो गया, अ, सागवान हो गया, नहीं, हम्म, हम्म, ठीक। तो ये पेड़ है इनके। आते हैं टुंड्रा वन। टुंड्रा वन में अक्सर क्या होता है, घास तथा छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है ना। पेड़ क्या होते हैं, छोटे। और इनमें जो है अक्सर क्या होता है, अ, अधिकतर वर्ष में क्या रहती है, हिम रहती है ना। और तापमान क्या रहता है, 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, और जिस कारण से टुंडावन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर टुंडावन आपके कहाँ, यानी कनाडा हो गया आपका, अ, यानी रूस के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक। यूक्रेन। और सर्वाधिक मात्रा में ये वन कहाँ है, कनाडा में। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है, कनाडा में। तो इस प्रकार से अगर शीतोष्ण जलवायु के वन मुख्यतः किस प्रकार है, कोणधारी वन। और कोणधारी वन क्या है, ये विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है। अच्छा, ये जलीय चक्र के बारे में हमने बताया, जल की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ये जलीय चक्र हो गया आपका। तो जल की यहाँ पे है ना, जल की विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो जल की विभिन्न अवस्थाएं कहलाती हैं। तो जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, जल चक्र कहलाती हैं। जल चक्र में क्या होता है, जल चक्र में क्या होता है कि जल है ना। जल कहाँ रहता है, पृथ्वी की सतह पर रहता है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से जल का क्या होगा, वाष्प, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर जल का क्या होगा, वाष्पन होगा। जिसे वाष्प में बदलने को, जल के वाष्प में बदलने को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण के लिए क्या है, क्वथनांक जरूरी है। जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है। यानी अगर हम 273 प्लस 100 करें, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 373 डिग्री केल्विन पे ये क्या होता है, जो बदलता है ना। उसके बाद जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक के बाद वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, संघनन होता है। संघनन क्या होता है, कम तापमान पे, ठीक है ना। संघनन के द्वारा आपका क्या होता है, संघनन के बाद जो है, संघनन क्रिया के द्वारा क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, ठीक है ना। और क्या बनते हैं, वर्षा की बूंदें बनती हैं, ठीक है ना। वर्षा की बूंदें, हिम की बूंदें, या हिमकण जिन्हें हम कहते हैं, हिमकण हो गया आपका, जो है क्या, ओला हो गया, पाला हो गया, पाला या तुषार, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो है कोहरा हो गया, ओस हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो है किसके प्रकार हैं, वर्षण के प्रकार हैं। तो संघनन होगा, संघनन के द्वारा क्या होगी, वर्षा होगी। वर्षा जो है होके कहाँ आएगा, फिर पृथ्वी सतह पे आएगा। तो
तो इस प्रकार से ये चक्र जो है आपका चलता रहेगा। जल का क्वथनांक यानी तापमान के कारण जल गर्म होता है, गर्म होने के कारण जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री। 100 डिग्री के बाद जो है जल वाष्प बनना शुरू होता है। लेकिन जल का वह जो है किसके कारण, वाष्प दाब के कारण कम ताप पे भी जल उबलना शुरू होता है, जिसके कारण जल का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के बाद जल कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है ना। और जल का जो है पेड़ पौधों द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे जल का क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, यानी इनमें क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वाष्प कहाँ जाती है, यानी यहाँ क्या जल वाष्प, जल वाष्प का क्या होता है संघनन होता है। संघनन के लिए क्या होता है, कम ताप पे होता है संघनन। उसके बाद बादल बनते हैं और बादल के बाद वर्षा होती है। हिम यानी जल का तापमान क्या होता है हिमांक। जिस तापमान पे जल हिम बनता है, यानी जल से क्या बनता है हिम की बूंदें बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं हिमांक कहते हैं। और हिमांक हमेशा क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कम ताप पे हिमांक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हिमांक, हिमांक के नीचे जो है क्या होता है हिम की बूंदें बनती है और जो है पृथ्वी पे बरसती हैं। उसी प्रकार से ये जो है जलीय चक्र चलता रहता है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि वाष्प दाब, वाष्प दाब के कारण ही क्या होता है कि जल का क्या बनता है, क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है। और कैसा प्रभाव पड़ता है, वाष्प दाब अधिक होने पर, सॉरी यानी वायुदाब, वायुदाब जो है अधिक है तो जल क्या होगा, जल उच्च तापमान पर उबलता है। किस पे उबलता है, उच्च तापमान पर उबलता है। यानी क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक यानी क्वथनांक क्या होता है जल का उबलना। जल के उबलने को क्या कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक जो है बिंदु क्या होगा, बिंदु उच्च हो जाएगा। यानी अगर वायुदाब अधिक होगा तो जल का क्वथनांक, जल क्या होगा अधिक ताप पे उबलेगा। यानी वैसे जल कितने पे उबलता है, वो जल का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर वायुदाब अधिक है तो जल अधिक तापमान पे क्या होगा उबलेगा। और जल अधिक तापमान पे उबलेगा तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु उच्च होगा। किसका, जल का। यानी जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है ना। क्वथनांक बिंदु जल का क्या होगा, उच्च होगा, क्वथनांक बिंदु उच्च होगा, ठीक है ना। और जब क्वथनांक बिंदु उच्च होगा तो जल क्या होगा, अधिक ताप पे उबलेगा। अब जैसे पहाड़ों पे ना, पहाड़ों पे क्या होता है वायुदाब कम होता है, वायुदाब पहाड़ों पे क्या रहता है, वायुदाब कम, ठीक है ना। वायुदाब कम रहता है, इसलिए जो है पानी क्या होता है, जल क्या होता है, जल कम ताप पर उबलता है। यानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पे उबलता है। जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, खाना देर से बनता है। यानी खाना जो है दालें देर से पिघलते हैं, क्या दालें देर से गलती है, ठीक है ना। अब इसको 100 डिग्री से अधिक करने के लिए क्या होता है, वाष्प दाब चाहिए होता है। वाष्प दाब किस में रहता है, प्रेशर कुकर में। यानी अगर हम प्रेशर कुकर लेंगे तो प्रेशर कुकर के क्या क्या कारण क्या होगा कि जो है जल का क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। यानी जल का वाष्प दाब बढ़े, वाष्प दाब के कारण क्या होगा, जल का क्वथनांक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। जल का क्या होगा, क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। और जल का क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा तो जल क्या होगा, वाष्प दाब के कारण जल का अधिक बिंदु ताप पे क्या होगा, जल उबलेगा। जिसके कारण से कि दालें क्या होगी, समय से उबल जाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका था। आगे ये हमने देखा कि जो है जैसे
धरातल पे जल के कई स्रोत हैं। तो धरातल पे जो है जल के अगर स्रोत देखें तो जैसे धरातल है तो धरातल पे जल के स्रोत क्या क्या हैं? जैसे महासागर हो गया, क्या है ये? जल स्रोत, ठीक है ना। महासागर हो गया, सागर हो गए, ठीक है ना, नदी हो गया, झीलें हो गई, ठीक है ना, बर्फ हो गया, ठीक ठीक है, भूमिगत जल हो गया, क्या हो गया? भूमिगत जल हो गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा और अन्य भी स्रोत हैं। तो होता क्या है कि इन स्रोतों से जो है, जैसे पृथ्वी तल पे जो जल है ना, वो क्या होता है, वो जो है उस तापमान के कारण, किसके कारण? तापमान के कारण क्या बनता है? जलवाष्प बनती है। क्या बनता है? जलवाष्प। और ये जलवाष्प क्यों बनती है? ये जलवाष्प तापमान बढ़ने पर क्या होता है? जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद क्या बनता है? जलवाष्प बनती है, यानी जलवाष्प बन के ऊपर जाएगा। तो जलवाष्प ऊपर जाके क्या होगा? तापमान कम होगा। तापमान कम होने पर क्या होगा? संघनन होता है। और संघनन के बाद क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। बादल के बनने के बाद क्या होता है? वृष्टि होती है, यानी वर्षा होती है। और वर्षा होकर जल फिर कहाँ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है। जल कहाँ जाता है? फिर पृथ्वी पर आ जाता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन, यानी पेड़ जो है, पौधे क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन किससे करते हैं? स्टोमा है, किससे करते हैं? स्टोमेटा से। किससे? स्टोमेटा से। और स्टोमेटा हमेशा क्या होता है? पत्ती के निचले भाग में होते हैं। किसमें? पत्ती के निचले भाग में होते हैं, ठीक है ना। और अधिकतम वाटर, जैसे पेड़ जो है क्या करते हैं? अधिकतम पानी का क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। पेड़ से अधिकतम पानी का क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी ये कम से कम पानी जो है यूटिलाइज कर पाते हैं। अधिकतम पानी क्या हो जाता है? उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है? वाष्प जलवाष्प बन के जो है ऊपर संघनित होती है। यानी किसमें बनता है? जलवाष्प। और जलवाष्प क्या होती है? संघनित होती है। उसके बाद पृथ्वी तल पे फिर उसका जो है तापमान कम होता है और फिर संघनित होकर जो है नीचे पृथ्वी तल पर। तो इस प्रकार से ये जल चक्र है। तो जल चक्र भी जो है हमारी क्या है? आवश्यकता है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका देखिए, जल राशियों के स्वभाव में अंतर स्पष्ट किया जाता है। अब जल राशि, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जल राशि होती क्या है? ठीक है ना। जल राशि से तात्पर्य है कि जो जल कहाँ है? समुद्र में है, या जो जल जो है महासागरों में है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जल राशि कहते हैं, ठीक है ना। यानी महासागर वगैरह में जो जल है उसे हम जल राशि कहते हैं। ऐसा ही नहीं, महासागरों में ये सागर भी हो सकता है, नदी हो सकता है, ठीक है ना, झरने हो सकता है, उसके बाद झीलें हो सकती है ना। और इसके अलावा क्या है? तालाब हो गए आपके। तो इन्हें जो है, ये इनमें किस रूप में रहता है? जल, जल जो है इनमें किस रूप में रहता है? जल के रूप में रहता है, यानी जल के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम जो है क्या कहते हैं? जल राशि कहते हैं। अब जल राशि के स्वभाव में अंतर आता है। तो देखो, महासागरों में क्या होता है? महासागरों में जो है तापमान, यानी पानी क्या है? पानी यानी जल। जल क्या है? ऊष्मा को ग्रहण करता है ना, ठीक है ना। यानी तापमान के कारण क्या होता है? जल जो है क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है ना। गर्म होने के कारण जो जल राशियों का स्वभाव है ना, क्या वो बदलेगा? ठीक है ना। तो इसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। फिर लवणता, यानी
महासागरों में क्या होती है? महासागरों में लवणता होती है। और इस पे किसका, इस पे फर्क पड़ता है? एक तो तापमान का फर्क पड़ता है, तापमान के कारण क्या होता है? वाष्पीकरण का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। फिर वाष्पीकरण का फर्क कैसे पड़ता है? अक्षांशों से पड़ता है। फिर क्या, गहराई का भी जो है फर्क पड़ता है, फिर ना। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपका लवणता में तापमान हो गया, वाष्पीकरण हो गया, अक्षांशों और गहराई का क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, यानी अंतर आता है। महासागरों की लवणता क्या होती है? महासागरों में लवणता होती है, लेकिन क्या होती है? समान नहीं होती है। क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है, ठीक है ना। तो यानी इस पे किसका फर्क पड़ता है? लवणता पे तापमान का पड़ता है, वाष्पीकरण का पड़ता है, अक्षांशों का पड़ता है, गहराई का पड़ता है, ठीक है ना। यानी कतिपय सागर ऐसे हैं कि गहराई के साथ साथ क्या होते हैं? लवणता क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है ना। यानी सागरीय गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता क्या होती है? बढ़ती है। दूसरे में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? लवणता क्या होती है? घटती है, ठीक है ना। जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते रहेंगे ना, तो लवणता क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है ना। यानी लवणता, अब भूमध्य रेखा की अपेक्षा, यानी भूमध्य रेखा से अधिक लवणता कहां मिलती है? अधिक लवण भूमध्य रेखा से अधिक लवणता कहां मिलेगी? भूमध्य रेखा पे क्या होता है? तापमान अधिक होता है। भूमध्य रेखा की विशेषता क्या है? भूमध्य रेखा पे आपका तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा? लवणता अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। लवणता क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन यहां पे क्या है? उल्टा है। भूमध्य रेखा से अधिक लवणता, यानी भूमध्य रेखा से ना, भूमध्य रेखा से अधिक लवणता कहां पाई जाती है? कर्क और मकर रेखाओं के नजदीक पाई जाती है। कर्क और मकर रेखाओं के क्या पाई जाती है? नजदीक पाई जाती है, के निकट पाई जाती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, लवणता क्या होती है कि लवणता जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएं, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लवणता क्या होती है? जो है कम होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि कर्क और मकर रेखाओं पे बजाय भूमध्य रेखा से लवणता क्या है? अधिक है। क्यों है? कारण क्या है इसका कि कर्क और मकर रेखाओं पे लवणता अधिक होने का? क्योंकि भूमध्य रेखा पे तापमान तो अधिक रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। तो वर्षा होने के कारण वर्षा जल में क्या होता है कि लवण जो है वर्षा जल के साथ ऊपर नहीं जा पाता। यानी जब वाष्पन होता है तो वाष्पन के द्वारा लवणता क्या होती है? कम होती, यानी वाष्पन जब होगा ना, यानी वाष्पन के मतलब है कि वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि लवण जो है कहाँ रहते हैं? लवण जो है भूमि पर ही रहते हैं, यानी लवण तल पर ही रहते हैं। लवण कहाँ रहते हैं? तल पर ही रहते हैं, ठीक है ना। और वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध जल होता है। कभी भी वो कौन सा जल शुद्ध होता है? शुद्ध जल की अगर बात की जाती हो तो शुद्ध जल, यानी शुद्ध जल कौन होता है? वर्षा का जल क्या है? शुद्ध जल है। वर्षा का जल क्या है? शुद्ध जल है। यानी आसुत, आसुत माने होता है कि वाष्प से बना हुआ जल क्या होता है? शुद्ध जल होता है। इसलिए वर्षा के जल को क्या कहा जाता है? शुद्ध जल कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का लवण हो गया या अशुद्धियां कम मात्रा में रहती है, न के बराबर रहती है। तो इसलिए वर्षा के जल को क्या करें? शुद्ध जल कहते हैं।
और जब वाष्पीकरण होता है तो लवण धरती पर रह जाते हैं और जलवाष्प आसमान में उठती है। तो जलवाष्प क्या होती है, जो वर्षा होती है ये शुद्ध होती है, इसमें लवण की मात्रा न के बराबर रहती है। तो जो भूमध्य रेखा है यानी वहां पे लवणता क्या होती है, कम पाई जाती है, क्योंकि वहां पे वर्षा क्या होती है, अधिकतम वर्षा होती है, इस कारण से लवणता कम रहती है। जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पे अगर कोई पूछेगा कि तापमान अधिक होने पे क्या होनी चाहिए, लवणता अधिक होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भूमध्य रेखा पे जो है अक्सर क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है और प्रत्येक दिन वर्षा होती है और वर्ष भर वर्षा होती रहती है। इस कारण से यहाँ पे जो है क्या होता है, लवणता अक्सर कम पाई जाती है। अब कर्क और मकर रेखाओं के मध्य क्या होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखाओं पे भी क्या होता है, तापमान अधिक रहता है। लेकिन क्या होती है, वर्षा कम होती है, वर्षा कम, और क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होने से क्या होता है, लवणता अधिक पाई जाती है। यानी वाष्पीकरण अधिक होता है तो इसलिए जो है लवणता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है ना। और कर्क और भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पे यानी ध्रुवों पे लवणता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वाष्पीकरण ध्रुवों पे क्या होता है, ध्रुवों पे लवणता कम होने का कारण क्या है। जैसे ध्रुवों की अगर हम बात करते हैं कि ध्रुवों पे लवणता कम क्यों है, ध्रुवों पर लवणता कम होने का कारण क्या है, वाष्पीकरण कम होता है। क्या, वाष्पीकरण का कम होना, यानी तापमान कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, जिस कारण से ध्रुवों पे क्या होती है, लवणता कम होती है। अब बात आती है दूसरी चीज की कि भाई ये तो ठीक है कि लवणता जो है तो सागरीय जल की जो लवणता है वो उसका अलग अलग पैमाना है। यानी सबसे अधिक लवणता कर्क और भूमध्य रेखा पे होती है, कर्क और मकर रेखाओं पे होती है। क्यों होती है, क्योंकि वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है, तापमान अधिक रहता है। अगर भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा पे लवणता कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लवणता कम होने का कारण यह है कि यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है और बारिश भी क्या होती है, अधिक होती है, और वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध होता है। यानी जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध रहता है, उसमें लवण की मात्रा कम रहती है, इसलिए जो लवण यहाँ पे रहते हैं ना वो जो है कम पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे जो ये लवणता है तो पृथ्वी सागर में जो है लवणता क्या होता है, गहराई के साथ लवणता भी बढ़ती जाती है। यानी सागरीय जल में गहराई के साथ, है ना, महासागर या सागरीय जल में कहें, महासागरीय या सागरीय जल में लवणता क्या होती है, लवणता गहराई के साथ बढ़ती जाती है, गहराई के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना, गहराई के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी जो गहराई बढ़ती जाएगी लवणता बढ़ती जाएगी। कारण क्या है इसका, कारण यह है कि देखिए सागरीय तल पे क्या होता है, सागरीय जो तल होते हैं ना, यहाँ पे अक्सर मीठे जल की जो है मीठे जल वाली क्या हो, नदियां भी मिलती हैं। ठीक है ना, नदियां मिलती हैं, वर्षा का पानी जो है, वर्षा का पानी मिलता है। ठीक है ना, यानी वर्षा का क्या मिलता है, शुद्ध जल का मिलना, है ना। देखो नदियां बह के कहां जाती हैं, जैसे नदियां बह रही हैं तो ये मिलके कहां जाएंगी, सागर में जाएंगी, और ये क्या ले जा रहे हैं, शुद्ध जल ले जा रहे हैं। ठीक है ना, और यहां पे क्या है, लवण है, तो शुद्ध जल अगर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा शुद्ध होगा कि नहीं होगा ये पानी। ठीक है ना, ये क्या है, नदी है, तो ये कहाँ जाती है, समुद्र में जाती हैं, और समुद्र में जो है ये पानी मिल जाता है, जिसके कारण से ये क्या होगा, जो है ऊपर जो है शुद्ध होता जाएगा, यानी कम कम लवणता रहेगी। ठीक है ना, और गहराई में जाके क्या होती है, लवणता बढ़ती जाती है। ठीक है ना, बढ़ती जाती है, यानी जो गहराई होगी गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है।
समझ में आ गया। यानी ऊपरी तल पे तो क्या मिल रहे हैं, नदियां समुद्र में मिल रही है, और नदियों में क्या है, शुद्ध जल है। वर्षा का पानी समुद्र में मिल रहा है वो या सागर में मिल रहा है, वर्षा का पानी क्या है, शुद्ध है। वाष्पीकरण हो रहा है भले, लेकिन ये चीजें मिल रही हैं जिसके कारण से कि जो है ऊपर तली में जो है क्या मिलता है, माने तटों यानी ऊपर तल में जो है लवणता कम मिलती है, और गहराई के साथ लवणता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और महासागरों की लवणता की भी अपनी अपनी विशेषता है। अलग अलग सागरों में अलग अलग स्थानों पर लवणता क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ये लवणता जो है किन किन पैमानों पे खरा होता है, माने लवणता में क्या रहता है। तो देखो 1 kg अगर जल है ना, तो 1 kg जल में लगभग लगभग क्या 35 जो है यानी 1 kg जल में आपका 35 ग्राम क्या होता है, लवण होता है, 35 ग्राम लवण। ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 35% क्या होती है, लवणता होती है। किसमें होती है 35% लवणता, समुद्री जल में। किसमें, समुद्री जल में। यानी औसत क्या है, ये औसत। तो 35% लवणता या समुद्री जल में क्या होता है, 35% लवणता पाई जाती है। ठीक है ना। और लवणता का मापने का स्केल क्या है, आइसो हैलाइन। ठीक है ना, क्या है, आइसो हैलाइन। आइसो हैलाइन यानी उसमें लवणता कितनी है। ठीक है ना। अब ये लवणता को मापने के लिए हम आइसो हैलाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे अगर ये लवण में क्या क्या रहता है, समुद्री जल के लवण में, समुद्री लवणता में क्या क्या रहता है, एक तो क्या रहता है आपका NaCl। NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। दूसरे में आपका क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद रहता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरे में रहता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है ना, सल्फाइड। ठीक है ना। चौथे में आपका क्या रहता है, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार से ये रहता है, ये आपके क्या रहते हैं, ये सॉल्ट रहते हैं किसमें, समुद्री जल में। यानी समुद्री जल में नमक यो लवणता का कारण क्या है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। और इसके अलावा भी और कई चीजें जो है इसमें रहती हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी समुद्री लवणता के कारण है। अब यहाँ पे आता है कि जो जल राशियां है ना, जल राशियां विस्तृत समुद्र में क्या होती हैं, विस्तृत क्षेत्र पे फैली रहती हैं। और इन जल राशियों में जो है अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, गहराई के कारण भी नहीं। क्या होता है, गहराई ज्यों ज्यों गहराई जाती है ना, तो गहराई पे क्या होता है, दाब और घनत्व बढ़ता है। दाब और क्या बढ़ता है, घनत्व। यानी गहराई के कारण क्या होता है, समुद्री जल में अगर कोई बर्तन है, तो इसमें जो है सबसे नीचे अगर हम इस पे छेद करें, तो सबसे नीचे का पानी क्या होगा, ये सबसे अधिक जो है दूरी तय करने को, जबकि यहाँ का क्या सबसे ऊपर। यानी इस पे किसका प्रभाव पड़ता है, आपका आपका इस पे पड़ता है प्रभाव दाब का। किसका, दाब का। ठीक है ना। तो यानी दाब के कारण जो है क्या होता है, इसकी दूरी अधिक होती है। जितना दाब मारेंगे उतना जो है वो पानी दूर तक जाएगा। तो यानी इस पे जो है जो गहराई का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, गहराई का इसमें जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है घनत्व का। ठीक है ना। किसका प्रभाव पड़ता है, घनत्व का। जल राशियों के स्वभाव में अंतर क्या होता है, स्पष्ट किया जाता है घनत्व से। किससे, घनत्व से। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व इक्वल टू होता है, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना। द्रव्यमान यानी m बटे v से। ठीक है ना। तो घनत्व को हमेशा किस में नापा जाता है, यानी इसको d से, डेंसिटी। ठीक है ना।
तो डी इक्वल टू एम बटे वी होता है, यानी घनत्व। और पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का अपना विशिष्ट गुण है, पानी का क्या है? अपना विशिष्ट गुण है। क्या है वो? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है ना? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पे, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पे पानी का जो है क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता जाता है, यानी आयतन बढ़ता है। ठीक है ना? या 4 डिग्री से ऊपर। तो इस प्रकार से पानी का अपना विशिष्ट गुण है जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। अगर तापमान की बात करें तो महासागरों का औसत तापमान कितना है? तो महासागरों का जो औसत तापमान है आपका कितना डिग्री सेंटीग्रेड? आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी महासागरों का जो औसत तापमान है आपका कितना है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। आज वॉइस थोड़ा कम आए तो इसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं। आगे जो है ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी और चलती रहेगी। ठीक है ना? तो जब तक कि हम इंडियन ज्योग्राफी, ये तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो है फिजिकल ज्योग्राफी आएगा भी, है ना? तो ये जो है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो भी आ रहा है आपका, ये हम क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी, ये आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।